मैं तो ये जानता हूँ कि अगर 1 साल का व्यू पॉइंट है वो शॉर्ट टर्म है, 1 साल से 3 साल मीडियम टर्म, 3 साल से ज़्यादा लॉन्ग टर्म। पैसे आपको शेयर तभी खरीदने चाहिए जब आप 3 साल से ज़्यादा होल्ड करने की क्षमता रखते हैं या माइंडसेट रखते हैं। सिंपल है कि इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज एक ऐसे मार्केट गुरु से आपको मिलवा रहा हूं, जो गुरु तो क्या, गुरुओं के भी गुरु। 30 साल से ज्यादा इनका एक्सपीरियंस है। कहते हैं कि वैसे बात कम करते हैं, लेकिन दिमाग ऐसा तेज चलता है इनका कि मिड कैप्स, खासकर जो मध्य लेवल की कंपनीज हैं जो बड़ी बनना चाहती, उनको कैसे पिक करते हैं, ये इनकी एक खासियत है। अच्छा, एक और बात बताता हूं। 2010 में, यानी कि 14 साल पहले, इन्होंने एक रिपोर्ट लिखी। वो रिपोर्ट थी इंडिया अ राइजिंग कंज्यूमर क्लास, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में प्रेजेंट। आज हम सब कंजम्पशन स्टोरी की बात करते हैं। आज हम सब सेलिब्रेट करते हैं एस्पिरेशनल इंडियन को, कि हम लोग सब कैसे स्पेंड कर रहे हैं। सब कुछ चेंज हो रहा है। मनीष सोनथालिया, जो अब CIO है MK, बहुत कंपनियों के साथ जुड़े रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल के साथ इनकी बहुत लंबी पारी थी, ब्रोकिंग में भी थे। मनीष भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए और इनवाइटिंग मी। बहुत आपका जो पिछला फंड था जो आप मैनेज करते थे, PMS फंड था, उसका नाम था ज़ेन भी था और नेक्स्ट $1 ट्रिलियन अपॉर्चुनिटी, NTDOP बोलते थे। ज़ेन भी था। हाँ, उसी का क्लोन वर्जन था ऑफशोर में। मुझे तो आप भी एक ज़ेन के क्लोन वर्जन लगते। हमेशा शांत स्वभाव, इतने हाई स्ट्रेस सेक्टर में आपका आदत सी पड़ गई है। आदत सी पड़ गई है। तो ये तो कुछ अपने, आई नो आप जब भी अपीयर करते हैं किसी इंटरव्यू में, सब यही जानना चाहते हैं कि आपके कौन से फेवरेट स्टॉक्स हैं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि आप की क्या स्टोरी। स्टोरी तो विवेक साहब ऐसी है कि कलकत्ता में पला बड़ा, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन कलकत्ता, स्कूलिंग वहीं से की, डॉन बॉस्को वहाँ के लीडिंग जी जाने माने। हाँ, क्लास 12 वहीं से किया। साइंस स्टूडेंट था, तो फिजिक्स केमिस्ट्री में बहुत शौक था। तो आइडिया यही था कि इंजीनियर बनूंगा, बट ऐसा हुआ कि मेरे पिताजी CA, चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, आज भी प्रैक्टिस करते। तो वो सोचे कि बेटा मेरा आके मेरी प्रैक्टिस ही संभालेगा। तो उनको उतना पता भी नहीं था कि मैं क्लास 12 में फिजिक्स केमिस्ट्री और IIT और रुड़की के लिए प्रिपरेशन कर। पर जो भी है, इंजीनियरिंग वगैरह का एग्ज़ाम हुआ, तो जब इंटरव्यू का कॉल आया तो वो मुझे पूछे कि तुम क्या करोगे इंजीनियर बन के। तो वो इंजीनियरिंग का कॉलेज, और उस समय क्लास 12, 16-17 साल की उम्र में इतना पता नहीं होता था कि इंजीनियरिंग करके ये होता है वो होता है। जैसे पिताजी ने बोला कि नहीं, तुम CA में भर्ती हो जाओ। तो वहाँ की अच्छी कॉमर्स कॉलेज, मेरा एक्चुअली क्लास 12 में अच्छा मार्क्स आया था, तो एडमिशन हो गया सेंट जेवियर्स कॉलेज, बाकी रिनाउंड कॉलेज, बहुत रिनाउंड कॉलेज। तो वही सुबह 6 बजे से 9 बजे होता था क्लास। तो उसके संग फिर फाउंडेशन, CA का फाउंडेशन और इंटर और फाइनल, वो सब हो गया। और उस समय क्या, CA के संग तीनों कोर्स करते थे। पता नहीं क्यों करते थे, मुझे आज भी नहीं समझ में आया, पर सब करते थे। तो मैंने भी ज्वाइन कर लिया, कॉस्टिंग, ICWA और CL, वो सब होता चला गया। तो बाय ट्रेनिंग तो अकाउंटेंट हूँ, CA हूँ, और पर कभी भी ऑडिटिंग और टैक्सेशन में मन नहीं लगता था। तब somehow the other जो मेरे को ऑडिटिंग वगैरह के लिए देते थे, तो जो भी काम करता था, तो क्वालिफिकेशन थी, पर मुझे हमेशा पैशन स्टॉक मार्केट में ही था। ये कब आया? तो ये ऐसा है कि जब BCom ज्वाइन किया सेंट जेवियर्स में, तो सुबह 6 बजे से 9 बजे, फिर
ऑफिस में जाता था, डैड के ऑफिस में जाके बैठता था, तो इकोनॉमिक टाइम्स का पेपर पढ़ता था। तो उसमें स्टॉक मार्केट का सेक्शन होता था। तो एक क्वेश्चन हमेशा, उस समय कुछ पता नहीं था, तो उस एक क्वेश्चन हमेशा दिमाग में रहता था, ये शेयर का भाव ऊपर नीचे कैसे होता है? हाउ डज द स्टॉक प्राइस मूव अप एंड डाउन, क्यों होता है? तो ये जो एक क्वेश्चन दिमाग में होता था, और फिर जो कवरेज देखते थे वहाँ पर, जो मीडिया वगैरह में, और वहाँ पर कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज था, बड़ी स्टॉक एक्सचेंज, लायंस रेंज, वो लायंस 7 लायंस रेंज, द कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज। तो वहाँ पर मैंने किसी के अंडर में अप्रेंटिसशिप ज्वाइन की। अच्छा। फिर कुछ रिंग में जाके ट्रेडिंग की। अरे तो वो सब, और क्या है कि सीए जब आप करते हो तो आपको पूरी दुनिया, द कमर्शियल साइड ऑफ थिंग्स बहुत अच्छी क्लैरिटी से समझ में आने लगती है। फिर वो 2+2 ऐड करके आप सेंस लगाने लगते हैं कि शेयर का प्राइस क्यों बढ़ता है, उसको बैकवर्ड, फिर बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट के कारण बढ़ता है, ऑल ऑफ दिस। ये इस तरह ये जर्नी शुरू हुई। और बॉम्बे कैसे पहुंच गया? तो बॉम्बे पहुंचने का भी बहुत मज़ेदार किस्सा है कि मैं क्लास 12 के बाद ही स्टॉक मार्केट में इन्वॉल्व था। मतलब मेरे क्लास 12 1992 में कंप्लीट हुई थी। तो मेरा सीए भी चल रहा था, सीए कॉस सीएस चल रहा था, और इधर मैं स्टॉक में भी 7 लायंस रेंज में ऊपर नीचे मतलब सीख रहा था। मैं मानते चल रहा हूँ कि पिताजी को ये नहीं मालूम। पिताजी चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो इस तरह 1992 से 2004, तो 2004 में एक दिन मेरे को एक फ़ोन आया, तो मोतीलाल जी का फ़ोन। अच्छा। तो मोतीलाल जी बोले कि डू यू वांट टू कम एंड जॉइन मी? और शॉक, मैंने मोतीलाल उस समय भी नाम था, ऑफ कोर्स। तो बोला कि आई कैन अपीयर फॉर एन इंटरव्यू। मुझे मालूम नहीं था वेदर आई विल गेट सिलेक्टेड और नॉट, बट आज तक मुझे ये नहीं मालूम कि व्हाई ही कॉल्ड एंड हाउ ही कॉल्ड, बट ही कॉल्ड। तो मैं आया, इंटरव्यू के लिए आया, रामदेव जी, मोतीलाल जी, पूरा एक दिन मेरा इंटरव्यू लिया। आई केम इन द मॉर्निंग ऑन अ सैटरडे, लैंडेड इन बॉम्बे एंड वेंट बैक इन द इवनिंग एट अराउंड 7-8 o'clock, पूरा दिन इंडिविजुअली लिया। फिर कई उनके सीनियर ऑफिसर्स वगैरह भी लिए, तो आई गॉट सिलेक्टेड। तो ऐसा है कि ना तो मेरे पिताजी के साइड से, ना मेरी माताजी के साइड से बॉम्बे किसी ने आज तक देखा। तो मेरे पिताजी बनारस से, मेरी माताजी देवघर, बैद्यनाथ धाम, तो कलकत्ता ही घूम फिर के सब कुछ था। तो मैं 2 हाथ में 2 सूटकेस उठा के कलकत्ता से मुंबई आ गया, और यहाँ पर मैं पेइंग गेस्ट में रहता था। मरीन ड्राइव में एक बिल्डिंग है, फ्रैमरोज कोर्ट, तो उसी में मैं रहता था, क्योंकि हमारी जो ऑफिस थी वो बजाज भवन थी। बजाज। तो मैं बोला कि, और बॉम्बे जब लैंड किया था तो फर्स्ट बार जब लोकल ट्रेन में चढ़ा तो मैं समझ गया भाई ये हमारे बस की बात नहीं है, रोज का तो पैदल ही ठीक है। कलकत्ता ने खराब कर दिया। हाँ, तो मतलब इतना धक्का मुक्की, आप घुस जाओगे तो निकल नहीं सकोगे, निकल गए तो घुस नहीं सकोगे, भाई पैदल ही ठीक है। तो हम बगल में ही ऑफिस में गए थे, और ऐसी जर्नी मोतीलाल ने रिसर्च में शुरू हुई थी, रिटेल रिसर्च। तो रिटेल का बेस काफ़ी बड़ा है मोतीलाल ओसवाल का, तो उसमें स्ट्रैटेजी वगैरह हम बताते थे उन क्लाइंट्स को। ये जर्नी मैंने मोतीलाल ओसवाल 2004 अक्टूबर में ज्वाइन किया, और हमारा रामदेव जी ने एक पीएमएस शुरू किया था 2003 में, क्योंकि रिसर्च तो कर रहे थे और क्लाइंट प्रॉफिट भी कर रहे थे उससे। तो एक क्वेश्चन जरूर था कि जो अगर क्लाइंट हमारे रिकमेंडेशन से प्रॉफिट कमा सकते हैं तो हम डिस्क्रेशनरी बेसिस से पैसा क्यों नहीं मैनेज। फिर 2 साल बाद 2006-07 में रामदेव जी बोले तुम इस साइड आ जाओ, मतलब तुम मनी मैनेजमेंट में आ जाओ। तो 2006-07 से PMS AIF, तो उस समय म्यूचुअल फंड हुआ नहीं करता था, मतलब म्यूचुअल फंड वो SBI या HDFC, तो हम तो ऑल्टरनेट से ही शुरू किए जी। तो वही रिसर्च का बैकग्राउंड था, वहीं से फिर 19.5-20 साल मोतीलाल ओसवाल में जीरो से शुरू किए। तो ऑलमोस्ट एक वैल्यू स्ट्रैटेजी हुआ करती थी,
वहाँ से फिर हमारा बेस कॉर्पस 2023 तक शायद 20-22 हज़ार करोड़ था। ये जर्नी इस तरफ थी। मनीष जी, कई जो यंग लोग हैं आजकल, डू इट योर सेल्फ का ज़माना है, और ख़ासकर कोविड के बाद आपने देखा कि कितने यंग लोग, अब टेक्नोलॉजी भी बहुत बदल गई, अब तो रिंग रही नहीं, कहीं तो स्टॉक एक्सचेंजेस ही कन्वर्ट हो गई, अब तो एक बस एक मशीन है, उस पर आप जाके आप करते हैं। रिसर्च नहीं बदला, रिसर्च में अब और भी टूल्स हैं और भी नेसेसिटी है। लेकिन ये आपसे जानना चाहूँगा कि लोग सोचते हैं कि हम जाके प्राइस को देखकर, कोई बढ़ा हुआ है प्राइस या घटा हुआ है, उसको देखकर हम कुछ खरीद लें, तो और ये बिल्कुल गलत है। और सेबी का खुद का सर्वे आया कि देखा कि 9 में से 10 ये लोग जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, यंग लोग, FNO वगैरह में लॉसेस बना लेते। तो इन्वेस्टिंग भी एक स्पेशलाइज्ड टास्क है। तभी आप जैसे लोग 30 साल से मेहनत कर करके, सीख सीख के एक ऐसे लेवल पे पहुंचे हैं जहां लोगों को अच्छे रिटर्न दे सकते। तो ठीक है, डू इट योर सेल्फ भी कभी कोई ना तो कह नहीं सकता किसी को, लेकिन आपसे मेरा ये सवाल है कि जब आप एक बहुत बेहतरीन स्टॉक पिकर के नाम से जाने गए, ऐसी कौन सी 3 या 4 चीजें हैं जो आप ध्यान में रखते हैं जब आप कोई भी शेयर खरीदते? देखिए, स्टॉक पिकिंग या इन्वेस्टिंग ना, जो मेरा एक्सपीरियंस है, और मैं तो एकदम जीरो से ही शुरू किया हूँ, डू इट योरसेल्फ ही एक तरह से आप देख, इज बेसिकली लॉजिक, अंडरस्टैंडिंग लॉजिक। एंड लॉजिक क्या है कि सब स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग मैंने स्टडी किया और प्रैक्टिस भी किया। लॉन्ग शॉर्ट बोल लीजिए, मोमेंटम बोल लीजिए, खबर, ये वो सब करे, टेक्निकल, सब वैल्यू ये कॉन्ट्रा, पेनी स्टॉक, सब किया है 30 साल 35 साल में। पर समझ में अल्टीमेटली यही आया कि स्टॉक प्राइस जो है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज है। एक सीए की जो ट्रेनिंग मिली है उससे ये आपको समझ में आ जाता है कि कंपनी मुनाफा कमाती है, और आपको ये समझना है कि वो कंपनी नेक्स्ट 15-20 साल में कितना पैसा बनाएगी। और यही स्टाइल जो है अल्टीमेटली आपके लिए वेल्थ क्रिएट कर सकता है। आप टेक्निकल्स, लॉन्ग शॉर्ट, मोमेंटम, ये वो करके आप अपने मन को तसल्ली दे रहे हो। एंड आई एम टॉकिंग नॉट सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स बट ऑर्डिनरी इन्वेस्टर्स। मैं भी रिटेल का ही पूछ कि आप जो आपके पास अवेलेबल एवेन्यूज ऑफ इन्वेस्टिंग है 3 या 4 ही है। या तो आप फिक्स डिपॉजिट या बैंक डिपॉजिट में पैसा डालेंगे, या आप गोल्ड खरीदेंगे, या रियल एस्टेट खरीदेंगे, या इक्विटीज खरीदेंगे। आप अपना एसेट एलोकेशन कर लीजिए कि गोल्ड में फॉर रिस्क अवर्सनेस मैं इतना डालूंगा, 10 रुपया, 100 रुपया अगर मेरी सेविंग्स है तो 10 रुपया गोल्ड में, कुछ मैं रेनी डे के लिए बैंक डिपॉजिट में, थोड़ा रियल एस्टेट, खुद का एक रहने का घर हो जाए। बाकी जो पैसा बनता है वो तो इक्विटी से ही बनता है। तो अल्टीमेटली प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज के लिए आपको कैश फ्लोज समझ, कैश फ्लोज का प्रॉक्सी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। और इंडिया ग्रोथ इकोनॉमी में है, ग्रोथ इन्वेस्टिंग में ही पैसा बनेगा। तो आप सब एक्सपेरिमेंट करके देख लिए, वैल्यू, डीप वैल्यू, कॉन्ट्रा, मोमेंटम, सब करके देख लिए, आपको यही समझ में आया कि अल्टीमेटली इंडिया में हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल 15% की है। उस जमाने के बाद में अभी तो थोड़ा कम हो गया है, अभी जो CAPM हम बोलते हैं 11-12% का कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मैं बोलता हूं कि थंब रूल, आप ये समझिए कि आपको बैंक से 15% से नीचे पैसा नहीं मिलेगा कोई भी बिजनेस कमाने। तो इंडिया में कॉस्ट ऑफ कैपिटल 15%। आपका बिजनेस शेयर होल्डर के लिए तभी पैसा बना सकता है अगर बिजनेस का जो रिटर्न है वो 15% से ज्यादा, क्योंकि आपको बिजनेस को इंटरेस्ट तो, बैंक को इंटरेस्ट तो पे करना ही है, खर्चे आपको पे करने ही है, उसके बाद जो बचा वो शेयर होल्डर का पैसा है। करेक्ट। तो उसको ROC बोलते हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। बिजनेस का जो ROC है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से हमेशा ज्यादा होगा।
तो सपोज कर लीजिए 15% आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, एटलीस्ट 18% होना चाहिए आपका बिजनेस का आरओसी। और फिर आप देखिए कि वो बिजनेस में ऐसी क्या खास बात है जो दूसरा कोई रेप्लिकेट नहीं कर सकता है। क्योंकि इंडिया बहुत कॉम्पिटिटिव मार्केट है, यहाँ पर 150 जन की आबादी है। अगर कोई कर सकता तो आपका बिजनेस को डिस्टर्ब करेगा, पर आपके बिजनेस में ऐसा कुछ बहुत यूनिक है जो कोई दूसरा नहीं कॉपी कर सकता है, तभी आप पैसा बना सकते हैं। और आपको ये समझना है कि वो पैसा कितने दिन तक वो एक्सेस बनेगा। 18% अगर आपका आरओसी या 15% कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपका एवरेज बिजनेस है, वो आरओसी आपका 15% से नीचे चला जाएगा। और इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ द बिजनेस है वो 15% कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी नहीं कमाती हैं, तो उनका वैल्यूएशन हमेशा लो ही रहेगा, प्राइस टू बुक, प्राइस टू अर्निंग। तो हम बोलते हैं ये तो बहुत सस्ता स्टॉक है। तो सस्ता क्यों है? क्योंकि आरओसी कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा होगा और आपको ये फिगर आउट करना है कि 10-20 साल में ये कंपनी कितना पैसा बनाई। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, नॉट दैट आई एम रिकमेंडिंग एनीथिंग, रिकमेंडेशन जी। तो आप देख लीजिए कि इंडिया में सपोज कर लीजिए पेंट इंडस्ट्री, आप तो देख रहे हैं इंडिया इतनी बड़ी देश है, इतनी बड़ी देश में ना तो हमको तो अंदर से पेंट करना है, बाहर से भी पेंट करना है, सब बिल्डिंगें बाहर से भी पेंट नहीं होंगी। आप देख लीजिए कि एशियन पेंट, एंड आई एम नॉट रिकमेंडिंग एशियन पेंट, बट एशियन पेंट की वॉल्यूम ग्रोथ 10-11% है लास्ट 25 साल से, और आगे जाके भी 10-11% का वॉल्यूम ग्रोथ पेंट इंडस्ट्री का डेफिनेटली। तो ये आपकी लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्ट्री है। उनका मार्केट शेयर 50%। इंडिया में पेंट इंडस्ट्री अगर आप समेट लें तो 3 कंपनी के पास ही मैक्सिमम मार्केट शेयर है, कंसाई नेरोलैक, बर्जर पेंट, एशियन पेंट। ठीक है, टोटल पेंट इंडस्ट्री 5-7 साल पहले तक सिर्फ $10 बिलियन की इंडस्ट्री थी। अब सोचिए 10 बिलियन मतलब आज के डेट में 80,000 करोड़। हम 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, हमारा डेवलपिंग कंट्री है, इतनी कंस्ट्रक्शन हो रही है, इतनी कंस्ट्रक्शन है, इतने घर बनाने हैं लोगों के लिए। हाँ, तो अब एशियन पेंट ने ऐसा क्या क्रैक कर दिया? एशियन पेंट ने डिस्ट्रीब्यूशन को मास्टर कर लिया कि आपके पास जितने कंट्री में डीलर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो आपको दिन में 2 बार आपको पेंट सप्लाई करके देंगे। ये किसी ने नहीं कर पाया। सब फॉरेन कंट्री की पेंट कंपनी है, निप्पॉन, जोतून, सब आ गए, पर ये डिस्ट्रीब्यूशन की मास्टरी उनकी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बन गई। और एक चीज बताता हूं, एशियन पेंट का पेंट सबसे ज्यादा अच्छा पेंट उनका नहीं है। उनका जो प्रोडक्ट है सबसे अच्छा प्रोडक्ट एस्को नोबल का है, बट एस्को नोबल नहीं बिकता है कितना एशियन पेंट बिकता है। क्लाइंट जो है सामने से आके चला के एशियन पेंट मांग के चल रहा है। तो डीलर पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी कंपनी का स्टॉक है वो जितना जल्दी टर्न होगा, उन लोग की प्रॉफिटेबिलिटी, क्योंकि शेल्फ स्पेस तो डीलर के पास कम रहता है ना। सब कंपनी का पेंट तो नहीं स्टोर कर सकते। सब कंपनी का अगर आप पेंट नहीं स्टोर कर सकते हैं तो आपको जो सबसे ज्यादा बिकता हो वो पेंट। ये बोलता है मैं आपको इन्वेंट्री रखने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आप अपफ्रंट खरीदिए मत। मेरा जो आदमी है वो आपको दिन में 2 बार देके जाएगा पेंट। जैसे ही डिमांड आया आप मेरे को बता दीजिए, मैं रिप्लेनिश करता हूँ, तो उनका वर्किंग कैपिटल भी कम होता है। इस तरह एशियन पेंट का प्रॉफिट ग्रोथ 20% फॉर 25-30 साल, नेक्स्ट 10 साल भी होगा। अब तो कंपटीशन वगैरह भी आ गई है, ये वो, बट एक ब्रॉड स्टोरी ये समझना कि नेक्स्ट 10-20 साल में कोई कंपनी कितना पैसा बनाएगी, यही क्रक्स है पैसा बनाने का। और उसमें एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि मैनेजमेंट एकदम सही हो, क्योंकि हम एज माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम मेजॉरिटी शेयर होल्डर नहीं है। तो अगर मैनेजमेंट इंटीग्रल नहीं है तो आप कभी पैसा नहीं बना सकते, क्योंकि कंपनी अगर अच्छी भी है पर मैनेजमेंट अगर सही नहीं है तो पैसा नहीं बनेगा। और ऐसे हादसे बहुत हुए, बहुत हो चुके भारत। तो
सोच समझ के वही बिजनेस है जो इंडिया के ग्रोथ के कॉन्टेक्स्ट में रेलेवेंट हो। कि अभी तो एयर कंडीशनर की कोई पेनिट्रेशन ही नहीं है, 7% पेनिट्रेशन है। हाँ, मोटरसाइकिल, कार, इंडिया की इकोनॉमी बढ़ेगी तो ये सब बिजनेसेस बढ़ेंगी। उसमें फाइनेंशियल सर्विसेज कहाँ अभी तो शुरू हुई है, फाइनेंशियलाइजेशन। फाइनेंशियल हमारी इक्विटीज एज अ परसेंटेज ऑफ फाइनेंशियल सेविंग्स 15%, 85% अभी भी बैंक एफडी। तो कहने का ये मतलब है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज में कैश फ्लो समझना है, जिसका प्रॉक्सी प्रॉफिट है। लेमैन भाषा में ये है कि एक कंपनी नेक्स्ट 10-20 साल में कितना पैसा बनाएंगी। अगर आप ये फिगर आउट कर लेते आपका काम हो गया। और इसके लिए आपको अपने कान और आंख हमेशा खुले रखने, जैसे लॉजिक देखिए जाके। और या फिर मनीष सोनथालिया को दे दीजिए ना कि वो तो कान और अपना सब, जैसे बोलते हैं ना, डू इट योरसेल्फ, आप कहा ना, अगर आपके पास टाइम है। नहीं, ये सब चीजें जो आप बता रहे हैं इसमें समय तो है। अगर आप में दिमाग हो भी तो भी इसको टाइम करने में टाइम लगता है। अगर आपके पास टाइम है, नथिंग लाइक इट, आप खुद कर। आप जो समझा रहे हैं वो 35 साल का एक्सपीरियंस समझा रहा है ऐसा। पर यही सच है कि पैसे ऐसे ही बनते हैं और कंपाउंडिंग से ही हाँ, कि जॉकी का अंडरवेयर एक एस्पिरेशनल कैटेगरी है जो एक एवरेज इंडियन को सोचने में मदद कि हाँ ये प्रीमियम प्रोडक्ट, या एल्टो से मूव करके मैं सेडान में जाऊं, वो एक एस्पिरेशनल। ये कंट्री ऐसा है जहां पर 150 करोड़ आबादी ये सोचते हैं कि मैं कैसे और कमाऊं और कैसे और खर्च करूं। और ये जो कई लोग तो ये सोचते हैं कि मैं, जैसे आपने कहा कि मैं तो बॉम्बे ही अपनी परिवार में पहला इंसान था। हाँ, कई लोग हमारी जनरेशन के पहले थे जो हवाई जहाज में बैठे। हाँ, आज वो एस्पिरेशन आज की जनरेशन भी सोचती है कि मैं भी अपने परिवार के लिए अच्छा घर लूं। आज की डेट में भी इंडिया में एयर कंडीशनर एक लग्जरी माना जाता है। 7% तो 7%। आप सोचिए, चाइना में 12 करोड़ एसी बिकती है साल की, हम अभी 1 करोड़ भी नहीं पहुंचे। क्यों? क्योंकि हमारे पास पहले बिजली नहीं थी। बिजली थी तो बहुत महंगी थी, क्योंकि कंजम्पशन एसी में ज्यादा होता है, और आपके पास अफोर्डेबिलिटी नहीं थी, हमारी इनकम तो उतनी थी नहीं। जरूर सब चेंज हो रहा है। मनीष भाई, एक बात बताइए, आजकल स्टार्टअप्स का जमाना है और कई उनमें से आईपीओज भी कर चुकी हैं और कर रही, और कईयों में जब देखते हैं तो आप जो कह रहे हैं वो तो दिखता ही नहीं। तो क्या इनमें आप निवेश करते हैं कि क्या ये माजरा क्या है इनका, कि मतलब लॉसेस में है कंपनियां, पैसे बहुत रेस किए हैं? और ठीक है, हर कंपनी जब पैसे रेस करती है शुरू में तो एकदम से प्रॉफिट नहीं बनते, लेकिन एक पूरा एक डायमेंशन ही, मॉडल ही चेंज हो गया ना। मतलब जिस तरह से पहले हम कंपनियों को देखते थे, लेकिन आप उनसे दूर रहते हैं कि घुसते हैं उनमें? नहीं घुसते। देखिए, इंडिया एक एंटरप्रेन्योरियल कंट्री है। यहाँ पर जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो कूट कूट कर भरी हुई है। तो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आपको आइडियाज चाहिए। वो आइडियाज आपको फॉरेन कंट्रीज से मिलते हैं कि वहाँ पर अगर ये बिजनेस मॉडल सक्सेस हुआ है तो यहाँ भी होगा। तो जैसे मैंने कहा कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो, तो इसके लिए आप एक जो स्टेटमेंट बनाते हैं तो नेक्स्ट 5 साल में लॉसेज होंगे, उसके बाद प्रॉफिट बनेगा, उसका जो प्रेजेंट वैल्यू निकलेगा वो स्टॉक प्राइस होना चाहिए। तो मैंने 2 कंपनियों में इन्वेस्ट किया, टू पुट इट वेरी फ्रैंकली। और एक चीज आपको बता देता हूँ, प्राइवेट इक्विटी के बाद क्या लिस्टिंग के? हाँ, मैं तो लिस्टेड में ही कर सकता हूँ, बट एक चीज एनालिसिस जरूर किया हूँ कि आज की डेट में वैल्यू जो मेजरली क्रिएट होता है ना, वो अनलिस्टेड शेयर्स में क्रिएट होता है। कि जो स्टार्टअप्स है या फिर आपके जो एडवांस स्टेज ऑफ फंडिंग वगैरह में कंपनीज आती है, वो जो वैल्यू होता है, और जब तक लिस्ट होता है वो जो ह्यूमंगस जो वैल्यू क्रिएट होता है वो लिस्टेड में आने के बाद थोड़ा कम हो जाता है। जब ये डिस्कवर हो जाता है, और अनडिस्कवर्ड में वैल्यू बहुत ज़्यादा क्रिएट हो। बट हैविंग सेड दैट, ये स्टार्टअप कल्चर तो बहुत अच्छा है मेरे हिसाब से। फेलियर रेट के बावजूद वी एज एन इकोनॉमी विल ग्रो मच फास्टर if we promote entrepreneurship through startup.
पैसे की कैपिटल की दुनिया में कोई कमी नहीं है। आपका अगर आइडिया प्रॉफिटेबल है, और इस दुनिया में बहुत दिग्गज लोग हैं जिनको बहुत कुछ समझ में आता है कि कौन सा आइडिया सक्सेसफुल होगा और कौन सा नहीं होगा, और वो रिस्क लेने के लिए तैयार है। वो एंटरप्रेन्योरशिप है इंडिया में। तो स्टार्टअप में पैसे तो बनेंगे, आपको ये फिगर आउट करना है किस में बनेंगे और किस में नहीं बनेंगे। तो मैंने 2 कंपनियों में इन्वेस्ट किया है। जब मैंने इन्वेस्ट किया था तो एक तो प्रॉफिटेबल हो गई, एक अभी तक नहीं हुई। नाम भी आपको बता देता हूँ, एंड बाय द वे कोई रिकमेंडेशन नहीं है। एक तो जोमेटो और एक पेटीएम, और दोनों का एग्जाम्पल बहुत सिंपल है। आप फॉरेन एनेक्डोट्स ले लीजिए, मेटवान, डोरडैश, ये फूड डिलीवरी में है, और बिकॉज एस्पिरेशन है, यंग पॉपुलेशन है, आपको ये फिगर आउट करना है कि फूड ऑर्डरिंग जो एक हैबिट है वो रिवर्सेबल है कि नहीं रिवर्सेबल। मेरे हिसाब से पर कैपिटा इनकम जो बढ़ रही है, ये जो हैबिट फॉर्मेशन है ये इरिवर्सिबल है। ये वापस, मतलब आप ये समझ लीजिए, जो कन्वीनियंस मिल रही है उसके लिए अगर आपको कुछ पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं, पीपल विल नॉट माइंड। ऐसा हमको चाइना में मेटवान बता रहे हैं, डोरडैश हमको यूएस में बता रहे हैं, और अभी तो हम कुछ क्रैक हुए ही नहीं है। आप ये देख लीजिए कि स्विगी और जोमेटो 2 ही मेजर प्लेयर है, कुछ शहरों में है। हाँ, 50% मार्केट शेयर है। मोटा मोटी दोनों मिला के 150 करोड़ ऑर्डर साल का देते हैं। 70-75 करोड़, मतलब आप ये देख लीजिए 17-18 करोड़ जोमेटो क्वार्टर का देता है। इंटू 4 कर लीजिए आप, 17 इंटू 4 है 60 है, 70 करोड़। ये मोटा मोटी 70 करोड़, उनका थोड़ा सा कम होगा, स्विगी का 45% मार्केट शेयर है। दोनों मिला के 140 करोड़ ऑर्डर। चाइना में ऑर्डर होता है 1500 करोड़ ऑर्डर साल का। तो ह्यूमन का दिमाग जो है वो तो एक तरह ही सोचता है ना। अगर वहां पर कन्वीनियंस लग रहा है तो यहाँ भी ये कन्वीनियंस तो लगेगा ही। वहां अगर इरिवर्सिबल हुआ ये हैबिट फॉर्मेशन तो यहाँ भी हो गई। तो और ये क्या इकोनॉमीज ऑफ स्केल बिजनेस, प्लेटफॉर्म बिजनेस एकदम नॉन लीनियर होते हैं। कॉस्ट तो आपकी बढ़ती नहीं है, पर रेवेन्यू बढ़ता है तो वो सीधा प्रॉफिट में आता है। आपको ये देखना है कि यू मस्ट नॉट disrupt your profitable business model by doing something unrelated. तो हमने जोमेटो में जब इन्वेस्ट किया था तो आईपीओ आया था। आईपीओ बहुत ही बिग बैंग लिस्टिंग हुआ, सम 150 रुपए के भाव में। मुझे समझ में आया कि 2 लाख करोड़ की कंपनी आज के डेट में तो नहीं है, क्योंकि नुकसान था, लॉसेस थे, भयानक लॉसेस थे। और वो जो बताए थे कि हमारा जो मार्जिन आएगा 7 रुपए पर ऑर्डर, डीआरएचपी में 7 रुपए पर ऑर्डर उनका कमीशन था, वो गिर के सीधा 5 रुपए नेक्स्ट क्वार्टर ही। तो शेयर पिट गया आपका। 150 रुपए का या 140 रुपए का जो स्टॉक प्राइस था वो नीचे गिर के 40 रुपए हो गया। तो फिर आप बैकवर्ड कैलकुलेट कीजिए कि 40 रुपए में क्या एक्स्ट्रापोलेट हो रहा है और ये डूएबल है कि नहीं डूएबल। तो वो प्रोबेबिलिटी का जो एलिमेंट है उसमें ये समझ में है कि यहाँ से और ज्यादा नहीं गिर सकता मार्जिन, जो उनकी जो कमेंट्री थी। तो वही 50-60 रुपए में ट्रक भर के शेयर ले लिए थे। मतलब हम तो पीएमएस में थे वहाँ पर मोतीलाल जी के यहाँ, तो हम तो वही 50-60 रुपए में फर्स्ट बाइंग जोमेटो का उस समय हुआ। आज भी है, एमके में भी है। तो मुझे तो लगता है ये नॉन लीनियरिटी, अभी तो जर्नी बहुत लंबी है। एंड इसमें क्या है कि ये सब बिजनेस में लीडर टेक्स ऑल है। तो जब 2 प्लेयर हैं तो 2 ही प्लेयर रहेंगे। आपको यूनिट इकोनॉमिक्स अगर समझ में आ रही है तो फिर इसका तो कोई एंड नहीं है, तो बहुत लंबा जर्नी है। फिर उसके बाद ब्लिंकिट आ गया। ये दूसरा जो एक कंपनी जो अभी भी प्रॉफिट नहीं है, बहुत मतलब नेगेटिव न्यूज से घिरी हुई है, वो है पेटीएम। तो अब ये देख लीजिए कि आज के डेट में 35-36 हजार करोड़ का मार्केट कैप है, 10 हजार करोड़ का उनके पास कैश है। आपको ये फिगर आउट करना है कि 25,000 करोड़ में, मतलब $3 बिलियन में उसका प्लेटफॉर्म का वैल्यू है कि नहीं है। मेरे हिसाब से तो आज की डेट में यूपीआई पेमेंट है टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल। अगर आपको कुछ भी करना है पेटीएम कर दो। P2P नहीं, मतलब पर्सन टू पर्सन नहीं, पर पर्सन टू मर्चेंट। और टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल जीपे, अमेजॉन पे, फोन पे, गूगल पे, ये सब नहीं आता है, पेटीएम आता है। तो वो जो प्लेटफॉर्म का वैल्यू, आज की डेट में यूपीआई पेमेंट फ्री है। क्रेडिट कार्ड में आप
मर्चेंट डिस्काउंट रेट देते हैं, डेबिट कार्ड यूज़ करने में मर्चेंट डिस्काउंट रेट देते हैं, यूपीआई में नहीं है। आगे जाके ये कुछ फॉर्म ऑफ रेवेन्यू जनरेशन भी बनेगा, पर आज की डेट में उनके पास जो कैप्टिव मर्चेंट बेस है वो अपस्केल और क्रॉस सेल, मतलब उनके पास ट्रैवल एजेंसी है, उनके पास स्टॉक ब्रोकिंग है, उनके पास काफ़ी प्लेटफॉर्म्स है, बुक माई शो अभी उन्होंने बेचा, तो वो सब एसेट्स है जिसमें उन क्रॉस सेल का रेवेन्यू बनता है, गवर्नमेंट इंसेंटिव देती है वो बनता है, और वो लोन ओरिजिनेट करते हैं दूसरे पार्टीज के लिए विदाउट एनी क्रेडिट रिस्क। इससे बढ़िया बिजनेस मॉडल कुछ नहीं हो सकता। आज की डेट में लॉसेज है, लास्ट ईयर 1400 करोड़ का लॉस था, इस साल भी मोटा मोटी उतना ही लॉस होना चाहिए, नेक्स्ट ईयर लॉसेज आधा हो जाएंगे और 2027 में प्रॉफिट बनेगा। आप फोन पे का जो लास्ट पी वैल्यूएशन हुआ था, प्राइवेट इक्विटी वैल्यूएशन हुआ था, पेटीएम का आज की डेट में मार्केट कैप देखिए बहुत फर्क है। इतना डिस्काउंट में पेटीएम कैसे रह सकता है? तो आई थिंक इस तरह लॉजिकली अगर आप सोचे, यही है कि आप बाई कर रहे हैं जब स्टॉक प्राइस 70% डाउन है। मैं 2000 में नहीं बोल रहा हूँ, 2200 रुपए का लिस्टिंग प्राइस था, आज की डेट में स्टॉक प्राइस नीचे 350 या 400 रुपए होता, देखने लायक भाव। अगेन आई एम टेलिंग यू दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन, ये मेरे पोर्टफोलियो में स्टॉक है। तो स्टार्टअप की जब आप बात करें तो यही देखना है कि अभी तो लॉसेज हैं, आगे जाके पैसे बनेंगे क्या? कंपनी में जब तक पैसे नहीं बनेंगे तब तक वैल्यू नहीं क्रिएट हो सकता है, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो में आपको डीसीएफ बनाना, डिस्काउंटेड कैश फ्लो बनाना पड़ेगा। अल्टीमेटली पैसे बनेंगे, बहुत पैसे बनेंगे प्लेटफॉर्म कंपनी, यही थी। रुकना भी पड़ता है एकदम, लॉन्ग टर्म के अलावा कोई चारा नहीं है, लॉन्ग टर्म के अलावा बाकी सब कुछ स्पेकुलेशन है। मैं तो 30 से वो 35 पे कोई शेयर चले भी जाए तो आप क्या बना लेंगे? कुछ नहीं, वो आएंगे जब वो 30 से 300 पे जाएगी, वो ट्रेडिंग है। मैं तो ये जानता हूं कि अगर 1 साल का व्यू पॉइंट है वो शॉर्ट टर्म है, 1 साल से 3 साल मीडियम टर्म, 3 साल से ज्यादा लॉन्ग टर्म। पैसे आपको शेयर तभी खरीदने चाहिए जब आप 3 साल से ज्यादा होल्ड करने की क्षमता रखते हैं या माइंडसेट रखते हैं। अगर आप इम्पेशेंट हो जाते हैं तो वो सब ट्रेडिंग के परव्यू में आता है, वो इन्वेस्टिंग नहीं होता। और पैसे इन्वेस्टिंग में ही बनते हैं, और इन्वेस्टिंग एक बहुत बोरिंग प्रोसेस है। एक्साइटमेंट आपको ट्रेडिंग और स्पेकुलेशन में, बट इन्वेस्टिंग में सीरियस पैसे तो बनते हैं, पर है बहुत बोरिंग। वही आप सोच रहे हो, वही आप एक्सेल शीट लेके बैठे हैं, वही प्लस माइनस कर रहे हैं, ये अजम्पशन ऊपर, ये अजम्पशन नीचे, मॉडल, ये जिंदगी बीत गई ये सब। आप तो कलकत्ता में बड़े पले हुए, तो ये बोर्डम से कैसे निकलते हैं आप? गाने वाने सुनते हैं, म्यूजिक सुनते हैं? हाँ, किताबें पढ़ता हूँ, किताबें पढ़ते हैं, मूवी देखता हूँ। रीडिंग का शौक है, मूवीज, गाने? हाँ, पुराने हिंदी गाने। और ये बताइए कि जब आप अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं, कहीं मैं पढ़ रहा था, क्योंकि कई लोग ये गलती कर बैठते हैं, आप देखिए म्यूचुअल फंड लेंगे तो 20, 30, 40 स्कीम ले लेंगे, डायरेक्ट स्टॉक में जाएंगे तो 50, 60, 100, तो ये गलती भी कर देते हैं। मैं देख रहा था कि आपके जो भी पोर्टफोलियो है 20-30 उससे ज्यादा नहीं, ज्यादा स्टॉक आप नहीं रखते। देखिए इसमें भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। अगर आप ये बोलें कि नंबर ऑफ स्टॉक्स बढ़ने चाहिए क्योंकि डाइवर्सिफाई होना चाहिए, बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड रिस्क नहीं होना चाहिए, बात बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन ये होता है कि कितने स्टॉक्स में एडिक्वेट डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है। अरे मैथमेटिकली प्रूव्ड है, ये मैथमेटिकली ये प्रूव्ड है कि आपको अगर रिस्क पोर्टफोलियो का कम करना है तो 25 से 30 स्टॉक में ऑप्टिमाइज रिस्क रिडक्शन हो जाता है। अगर आप 30 से 35 जाते हैं तो आपके रिटर्न्स कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं, पर रिस्क कम नहीं होता है। ये मैथमेटिकली प्रूव्ड है, आप फॉर्मूला अगर देखेंगे, गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो 20 से 30 स्टॉक रखें, वो एडिक्वेट डिवर्सिफिकेशन है, ऑप्टिमाइज रिस्क है। इससे बेटर कॉम्बिनेशन अब अपने को क्या चाहिए कि रिस्क भी आपका ऑप्टिमाइज हो गया और रिटर्न जो है बेस्ट आपकी पॉसिबिलिटी 20 से 30 स्टॉक में ही है। क्योंकि रिस्क और रिटर्न तो दोनों संग में चलते हैं ना, जितना आप रिस्क लेंगे उतना रिटर्न बढ़ेगा। ऑप्टिमम लेवल क्या है? 20 से 30 स्टेक, 25 से 30 स्टॉक मोर देन एनफ, उससे ज्यादा स्टॉक में कोई मतलब नहीं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके मनीष भाई, थैंक यू सो मच, प्लेजर। ऐसी कॉन्वर्सेशन है जो शायद 10 बार आपसे बात करूंगा तब समझ आएगी है थैंक यू बाजार, लेकिन आप आए,
मैं आपको बेस्ट ऑफ लक विश करता हूँ आपकी नई इनिंग्स में। थैंक यू सो मच। और आप और लोगों के लिए वेल्थ बनाएं जो आप करते आए हैं, अच्छी रिसर्च करते रहें जिससे भारत का भी मान ऊपर बढ़े। भारत का भविष्य तो में आपने ये किया था, अगली जब आप रिसर्च रिपोर्ट निकालें मुझे ज़रूर बताइए, यही आके उसको डिस्कस करें। बिल्कुल। बहुत बहुत थैंक यू सो मच।